नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ के गद्य खंड का पाठ 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इस चैप्टर में अभी तक हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये हमारे देश की जो असल संस्कृति है, असल मायने में जो हमारे देश की संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी है और हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाली जो संस्कृति है वो हमने एक यहाँ पर बना ली है। यानी कि अब हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति हो चुकी है। तो किस तरह से और क्यों ये अनुकरण की संस्कृति हुई है, ये हमने यहाँ पर जाना और आगे क्या कुछ होता है इस पाठ में, वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा, हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की, किस तरह से जो विज्ञापन है, किस तरह से जो एक तरह से ये दिखावे की जो यहाँ पर हमारी संस्कृति बन गई है, ये कैसे लोगों को प्रभावित कर रही है। इससे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस विषय का एक और गंभीर पक्ष है और वो है कि इस उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, इसका विकास भारत में क्यों हो रहा है। क्योंकि जो सामंती संस्कृति है उसके तत्व तो पहले भी भारत में आए थे, पहले भी भारत में आते रहे हैं और उपभोक्तावाद से इस संस्कृति का जुड़ाव पहले से रहा है। क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं या बाहर के जो लोग हैं, पहले से ही व्यापार के लिए हमारे देश में आते जाते रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से बाहर गए, कुछ लोग बाहर से यहाँ आए और जो अंग्रेज या ब्रिटिश शासन अगर हमारे देश पे जो इतना बड़ा उन्होंने हमारे देश पर इतने दिनों तक जो शासन किया, हमारे देश को अपने अधीन कर लिया, उसका एक रीजन ही यही था कि वो व्यवसाय करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे और केवल इस छोटे से उद्देश्य के कारण आए थे। और किस तरह उन्होंने धीरे धीरे हमें पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया, अपने अधीन कर लिया, हमारे पूरे देश को, हमारी पूरी सभ्यता को, हमारी पूरी संस्कृति को और हमारे सभी लोगों को। यानी कि जो यहाँ पर जो भी काम होते थे वो उन्हीं के अनुसार होते थे, उन्हीं के कहने पर होते थे। तो बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं, उनके बलिदानों के कारण आज हमारा देश ब्रिटिश शासन से तो आजाद हो पाया है, अंग्रेज सरकार की जो एक तानाशाही थी उससे तो आजाद हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम पश्चिमी सभ्यता का, सामंती संस्कृति का हम ये जो एक जुड़ाव है, एक मोह है, वो हम छोड़ नहीं पाए हैं और वो कम होने के बजाय वो ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब हम उसके बौद्धिक रूप से उसकी दास बन गए हैं। अब हमने बौद्धिक रूप से उसकी दासता को स्वीकार कर लिया है और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी एक तरह से कहें तो हमारा देश विकसित हो गया है। तो ये जो नई संस्कृति है, ये अनुकरण की संस्कृति, फॉलो करने की संस्कृति, दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने की, उनके जैसा करने की संस्कृति हमारी ये बन चुकी है। और हम आधुनिकता के नाम पर हम यहाँ पर झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। ठीक है। और प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा कि अगर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो मैं प्रतिष्ठा में उससे छोटा क्यों लगूं। मेरे पड़ोसी के पास
इतनी सारी जमीन है, मेरे पास नहीं है, तो मैं उससे प्रतिष्ठा में छोटा क्यों लगूं। तो ये प्रतिष्ठा की जो एक अंधी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, कि जिसमें लोग अपना सब कुछ भूल जाते हैं, अपने परिवार की खुशियां भूल जाते हैं, अपने परिवार का सुख भूल जाते हैं, अपना शरीर भूल जाते हैं, अपना दैनिक जो उनका दिनचर्या है उसको पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें इसी का कारण है कि हम कंपटीशन करने में लगे हुए हैं, हमें उससे आगे निकलना है, हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, भले ही हमारे घर में सुख हो या ना हो, हमारे जीवन में सुख हो या ना हो, हम सुखी हो या ना हो, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो या ना हो, हमारा मन खुश हो या ना हो, लेकिन हम इस प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में के लिए दिन रात दौड़ लगा रहे हैं और उसे खोकर छदम यानी कि बहुत कम समय की आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जिसने आज तक हमारी संस्कृति को बचाया है, हमारी संस्कृति को समेट कर रखा है, हमारी संस्कृति को बचा कर रखा है, ऐसी शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित यानी कि हम रास्ता भटक गए हैं, हम रास्ता भटक रहे हैं और हमारा समाज अन्य निर्देशित अर्थात अब ये समाज कैसे बनता है। देखिए, परिवार से ही समाज बनता है। अगर आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर में बताया भी कि आजकल एकल परिवारों का ये जो दौर चल गया है, जहां पर केवल माता पिता और बच्चे साथ में रहते हैं और माता पिता के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों को संस्कार सिखा सकें, अपने बच्चों को नैतिकता सिखा सकें, अपने बच्चों को मौलिकता सिखा सकें। तो ये जो एकल परिवार है, इससे क्या हो रहा है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति नहीं सिखा पा रहे हैं, अपनी रीति रिवाज नहीं सिखा पा रहे हैं, अपनी जो जैसे कि आप देखते हैं, हम उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अब लोग पूरी तरह से पलायन करके दिल्ली, बंबई, देहरादून या देश के बड़े बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं और उनके यहाँ पर जो उनके घर हैं, उनके जो पहाड़ में उनकी जो जमीनें हैं, वो सब बर्बाद हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, एक तरह से बंजर उनकी जमीनें हो गई हैं। तो वहां पर वो जो फैमिलीज रहने लगी हैं, क्योंकि वहां ऐसे बड़े बड़े शहरों का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही ज्यादा बिजी होता है, बहुत ही ज्यादा व्यस्त। माता पिता अपने जॉब में बिजी हैं, बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई लिखाई में बिजी हैं, उसके बाद वो अपने ट्यूशंस में बिजी है, उसके बाद वो अपने दोस्तों में बिजी हैं। तो क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है, मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूं कि हमारा समाज अन्य निर्देशित होता जा रहा है, तो कैसे बच्चा अपने कल्चर को सीख पाएगा, कैसे बच्चा सीख पाएगा कि मैं उत्तराखंडी हूं, तो मेरे उत्तराखंड के कौन कौन से मेन फेस्टिवल्स हैं, कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो हमारे उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। तो इसी तरह से उत्तराखंड की बात ना करके अगर मैं किसी और राज्य की बात करूं, बिहार की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, केरल की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो ये सभी के साथ इस तरह की चीजें हो रही है। तो जो हम अपनी जो एक्चुअल जो हमारी मेन जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारा कल्चर है, जिसको हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं और फिर इसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं, और यही हमारे अंदर नैतिकता भी लेकर आती है, यही हमारे अंदर मौलिकता भी लेकर आती है कि हमें किस समय पर, कहां पर, कैसे व्यवहार करना है, हमें आज के दिन कौन सा त्योहार मनाना है, आज के दिन हमें क्या करना है। तो ये आजकल के बच्चों को बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। क्यों नहीं पता है उनको बिल्कुल ये सारी चीजें? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि शहर में लोगों के पास समय नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहां से सीखते हैं? वो टीवी से सीखते हैं, वो मोबाइल फोन से सीखते हैं, वो अपने दोस्तों से सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं, जो कि अलग अलग कल्चर से आते हैं, और शायद वो लोग भी अपने कल्चर को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, और जो चीजें वो देखते हैं वही चीजें वो करने लगते हैं, यानी कि अनुकरण, फॉलो करने की संस्कृति। तो हमारा समाज अब
अन्य निर्देशित होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर अब एक कंट्रोल जो था, जो संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां थी, वो धीरे धीरे क्षीण हो रही हैं कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार, वो सभ्यताएं, वो रीति रिवाज, वो कल्चर नहीं सिखा पा रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे जो ये हमारा जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमारा जो समाज है, वो अन्य निर्देशित होता जा रहा है। और देखिए विज्ञापन, सबसे देखिए ये विज्ञापन, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट बच्चों को अब सब कुछ सिखा रहा है। तो विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र, ये छोटी छोटी चीजें, विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र अब हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। जब उनके पास घर पर सीखने को नहीं है, तो वो हर टाइम उनके पास मोबाइल अवेलेबल है, उनके पास लैपटॉप अवेलेबल है, उनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो वो उसमें जो देखते हैं, उसमें जो उनको दिखाई देता है, वो उसी को समझने लगे हैं। और इस तरह से हमारी जो मानसिकता है वो बदल रही है, क्योंकि ये जो विज्ञापन है, ये जो विज्ञापन है, और ये जो एक तरह से कहें तो ये जो टीवी में दिखाई जाने वाली चीजें हैं, ये क्या है, इनमें बहुत ज्यादा सम्मोहन की शक्ति है। यानी कि ये लोगों को अपनी ओर, बच्चों को, लोगों को अपनी ओर बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है। और खासतौर पर वशीकरण भी इसमें है, यानी कि वो उसको उसके जैसा करने पर प्रेरित कर देती है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उसके वश में हो गई है, उसके वश में हो गई है। तो ये सारी चीजें अंततः इस संस्कृति के फैलाव का क्या परिणाम होगा। चलिए आगे, हम यहाँ पर चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब आप अपने मन से, अपने दिमाग से, अभी तक हमने जितनी भी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं, अब आप उसको सोचकर एक बार जवाब देने की कोशिश कीजिए। उसको सोचकर आप एक बार देखिए कि क्या होगा ऐसी संस्कृति के फैलाव का परिणाम। कैसे आप इस तरह की जो संस्कृति है उसके फैलाव के परिणाम को देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो संस्कृति फैल रही है, ये अनुकरण की जो संस्कृति है, जिसमें हम अपने जो सारे रीति रिवाज हैं, अपनी जो संस्कृति है, उसको हम भूलकर, अपने कल्चर को भूलकर हम अनुकरण की इस संस्कृति को अपना रहे हैं, तो इसका जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, बहुत ही खराब होने वाला है। तो यहाँ पर जो लेखक अभी तक हमें बताते हैं कि इस उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, इसने हमारे दैनिक जीवन को, रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है, उसको पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में ले लिया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम एक एक चीज फोन में देख लेते हैं, इंटरनेट में देखते हैं। आप देखते होंगे एक से बढ़कर एक चीजें आपको विज्ञापनों में दिखाई जाती है, एड में दिखाई जाती हैं, टीवी एड्स जो आते हैं आपके, या मोबाइल फोन में जो आपके एड्स आते हैं। क्योंकि बाकी चीजें, भले ही हमारे माता पिता दिन भर हमारे साथ ना हो, हमारे भाई बहन दिन में हमारे साथ ना हो, हमारे दादा दादी हमसे उतने ज्यादा कनेक्टेड ना हो, हम दादा दादी को महीने में एक बार, 10 दिन में एक बार फोन करते हो, लेकिन दिन भर हम अपने फोन से चिपके रहते हैं, दिन भर हमारे पास अपना फोन, अपना इंटरनेट होता है, जिससे कि ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, इसने हमारे अपने दैनिक जीवन को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में ले लिया है। और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में विज्ञापनों के अलावा, एड्स के अलावा, जो विज्ञापन दिए जाते हैं, इनके अलावा दूसरी दुनिया में ना तो कोई सीखने लायक चीज है, ना तो कोई देखने लायक चीज है, और ना ही कोई सुनने लायक चीज है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे नहाने से, खाने से, ब्रश करने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, चलने से, ये सारी चीजें, सब चीजों के बारे में हमें केवल विज्ञापन ही बताते हैं। आप इस तरह की चप्पल पहनिए, आपको कंफर्ट फील होगा, इस तरह के आप बेड पर सोइए, आपको कंफर्ट फील होगा, ये गद्दा आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आपकी
ये तकिया आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ये आपको अच्छी नींद देगा, ये पंखा आपको बहुत अच्छी नींद देगा, ये टीवी जो है बहुत ही अच्छा साउंड है, आपको सिनेमा हॉल की तरफ फील करवाएगा, ये लाइट्स इतनी सुंदर है कि आपके दिमाग को ठंडा करेंगी, ये जो आरओ आपके घर में है, ये जो फ्रिज आपके घर में है, ये इतने ज्यादा प्योर, इतने ज्यादा प्योर आपके पानी को, आपके फूड को कर देते हैं कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आप सुबह उठते हैं और उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसा लगता है कि जो पूरा दैनिक जीवन है उसको इन विज्ञापनों ने ही अपने अंदर समेट लिया है। और हम इसके परिणाम स्वरूप हम खाते भी वही है, पीते भी वही है, उड़ते भी वही है, पहनते भी वही है, चलते भी वही है जो हमें विज्ञापन बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसके लिए आगे यहां पर कहते हैं कि हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। और जो हमारे सीमित संसाधन हैं, जैसे पानी, पेट्रोल, डीजल और लाइट, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, इनका घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्सों से नहीं सुधरती। अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो उसकी गुणवत्ता आलू के चिप्सों से नहीं सुधरती, और ना ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। जैसे कि आपको बहुत सारे एड दिखाए जाते हैं, बहुत सारे विज्ञापन ऐसे आपको दिखाए जाते हैं कि जिनसे आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, मैं अगर इसको पी लूंगा या इसको मैं खा लूंगा तो मुझे इंस्टेंट एनर्जी, जो काम मेरा पिछले 10 सालों से रुका हुआ है, मेरे को इस ड्रिंक को पीने से वो काम मेरा बन जाएगा, मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे एक जीवन की जो जीवन हमारा जो है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। और देखिए, भले ही ये अंतरराष्ट्रीय हो, भले ही ये चीजें इंटरनेशनल लेवल की क्यों ना हो, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, वे क्यों ना हो, है वे कूड़ा खाद्य। देखिए, आजकल के बच्चों का फेवरेट फूड, आजकल के बच्चों का फेवरेट फूड पिज्जा, बर्गर। तो देखिए, इस लाइन को पढ़िए, शायद आपके दिमाग से थोड़ा बहुत इस चीज का भूत उतर जाए। आज के टाइम के बच्चों का पिज्जा और बर्गर, ये कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, आपको कितने ही मॉडर्न क्यों ना बना दे, अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाके, अगर आप पिज्जा हट में जाकर, या आप कहीं बड़ी शॉप में जाकर आप पिज्जा खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टेटस बहुत बड़ा है। आप क्या खा रहे हैं? आप कूड़ा खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी हेल्दी नहीं बनाने वाला है। ठीक है, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, और इसी से क्या हो रहा है, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। इससे पता चलता है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। क्या होता है कि आप एक स्कूल की बात हम यहां पर करते हैं, एक स्कूल जो होता है, विद्यालय जो होता है, वहां पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी भी बच्चे के अंदर नहीं किया जाता। आपने देखा होगा, स्कूल यूनिफॉर्म क्यों बनाई जाती है? ये स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का मोटिव क्या है? स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का मोटिव यही है कि सब में समानता हो। क्योंकि अगर स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होगी तो जिस बच्चे के पास कपड़े नहीं है, जो बिल्कुल मिडिल क्लास का है या निम्न वर्ग का है, तो वो बच्चा शायद रोज रोज नए कपड़े पहनकर ना आ सके, या शायद वो बच्चा अच्छे से अपने कपड़ों में प्रेस मार के ना आ सके, या वो बच्चा बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहन के ना आ सके। और इसी के विपरीत अगर कोई उच्च वर्ग का है तो वो रोज नए कपड़े पहनकर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनकर आएगा, उसके कपड़ों में रोज प्रेस होगी, वो बहुत बन ठन के आएगा। तो इसीलिए समानता के लिए, एकता के भाव के लिए, कि बच्चे बचपन से ही सीखें एकता का भाव, स्कूल हमेशा आपको अच्छी बातें सिखाता है। तो यहां पर हमें
ये ना लगे कि ये बच्चा बड़े घर का है या ये छोटे घर का है। लेकिन फिर भी क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि आजकल कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिज्जा और बर्गर के बारे में आप लोग को बताया। तो अगर मैं एक स्कूल की बात करूं तो वहां पर आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फैमिलीज के पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, यहां तक कि वो उनके लिए उनका ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते हैं, उनका टिफिन नहीं रख पाते हैं, उनके लिए लंच नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो अपने बच्चों को ढेर सारे पैसे दे देते हैं, खूब सारे पैसे दे देते हैं, और जिससे बच्चे अपने लंच टाइम को अपने एंजॉय करते हैं। तो ये जो चीज है ये क्या करती है, बाकी बच्चों में आक्रोश और अशांति, बाकी बच्चे या इसी चीज की इसी तरह का माहौल अगर किसी बड़े कार्यालय में हो या प्राइवेट जो कार्यालय होते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें इस तरह की आती हैं कि कई जो लोग होते हैं वो उनके बहुत अच्छे घरों से वो नहीं होते, लेकिन वो बहुत अच्छा अपने वर्क प्लेस पर उनको ज्ञान होता है और वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरह की चीजें हर जगह पर आपको दिखाई देंगी, समाज में हर जगह आपको इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। और यही होता है कि जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर, जो एक ये गैप आ जाता है बीच में, ये जो एक गैप है, ठीक है, जिसके लिए हमने जो हम ये एक डिवाइड कर रहे हैं, क्यों हम ये डिवाइड कर रहे हैं कि ये मिडिल क्लास है, ये लो क्लास है, ये हाई क्लास है। तो ये जो ये एक जो अंतर है, ठीक है, यही आक्रोश और अशांति को जन्म देता है। बच्चे अपने घर पर, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों का एग्जाम्पल बार बार इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को इतनी बड़े एक बार के लिए चीजों को सहन करते हैं और उन्हें पता है उनकी लिमिटेशन क्या है, उनको कैसे कहां पर कैसे किस तरह का रिएक्शन देना है, किस तरह से उन्हें काम करना है। लेकिन बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। बच्चे घर में आते हैं और आज बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड तो बहुत महंगी वॉच पहन के आया था, मम्मा मुझे भी वही महंगी वाली वॉच चाहिए, मुझे सेम बिल्कुल उसी की तरह वॉच चाहिए। मेरा जो फ्रेंड है उसके पास बहुत अलग अलग तरह के शू हैं, वो स्पोर्ट शूज अलग पहनता है, पार्टी वेयर शूज अलग हैं उसके पास, तो मुझे भी इस तरह के अलग अलग शूज चाहिए। वो गॉगल्स बहुत सुंदर सुंदर लगाकर आता है, मुझे भी उतने महंगे महंगे गॉगल्स चाहिए। तो ये क्या होता है कि जो बच्चों के माँ बाप, जिन बच्चों के माता पिता अपने दोनों काम पर जाकर दोनों दिन भर दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को उस लेवल तक लाए हैं कि वो इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाए ताकि उसका जीवन जो है आगे जाकर सफल हो सके, उसको इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े जितने की वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो आगे जाकर खूब बड़े अच्छे से पढ़ाई करे, खूब अच्छे अपने जीवन में करे, अच्छा एक आदमी बने। तो वो माता पिता जो अपनी पूरी सैलरी, पूरा सब कुछ अपने बच्चों के लिए स्पेंड कर देते हैं, अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों को खुशियां देने में खर्च कर देते हैं, आज वही बच्चे जब उन्हें इस तरह की बातें यहाँ पर कहते हैं तो ये घर में एक खराब माहौल क्रिएट हो जाता है। माता पिता मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि इसके अलावा क्या किया जाए कि हमारे बच्चे खुश हो सकें। तो उनमें आपस में टकराव होने लगती है, घर में माहौल अच्छा नहीं होता, तो ये एक अशांति, तो इसी तरह से लेवल अगर बढ़ता जाए तो यही अशांति का माहौल फिर आस पड़ोस में देखने को मिलता है, यानी कि मेरा पड़ोसी ऐसा तो मैं ऐसा क्यों नहीं, तो फिर वो आस पड़ोस में चीजें देखने को मिलती हैं और फिर वो आस पड़ोस से वो पूरे समाज में वो सारी चीजें फैल जाती हैं। तो यही चीजें हैं, ये बढ़ता जीवन स्तर का जो ये बढ़ता अंतर है, जो गैप है, ये आक्रोश और अशांति को जन्म देता है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी और जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलती जाएगी, समाज में अशांति और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अशांति क्यों? क्योंकि अब लोगों को और ज्यादा नीड हो चुकी है, अब वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि वो चोरी करने को तैयार है, वो डकैती करने को तैयार है, वो मर्डर करने को तैयार है। तो ये अशांति नहीं, ये तो घोर पाप का समय आ चुका है। तो क्या इसका सबसे बड़ा रीजन है? रीजन है कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हाश होना। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हाश होता रहा तो हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हो जाएंगे, यानी कि हम अपने असल एम को भूल जाएंगे कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है।
हम उसको भूल जाएंगे और विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट जाएंगे। जिस उद्देश्य से हम ये सारी चीजें कर रहे थे कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी अपने देश को बहुत आगे लेकर जाना है, तो हम उस विकास के जो इतना बड़ा विराट उद्देश्य लेकर हम चल रहे थे, उस उद्देश्य से हम पीछे हट जाएंगे। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं जो हमें झूठी शांति देती है। ये आधुनिकता हमें थोड़ी देर के लिए खुश करती है, ये अनुकरण की संस्कृति हमें थोड़ी देर के लिए खुश करती है। मर्यादाएं अब धीरे धीरे टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। देखिए पहले क्या था कि पहले व्यक्ति अपने परिवार में केंद्रित था, समाज से केंद्रित था, वो समाज से जुड़ा हुआ था, अपने पास पड़ोस से जुड़ा हुआ था। अब आप देखेंगे कि शहर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स जहां पर बने होते हैं, जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो घर होते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो फ्लैट है वहां पर पता भी नहीं होता कि पड़ोस के घर में रहता कौन है। पहले के समय में हमारे घर में अगर कुछ बना है तो पहले पड़ोसी के घर में जाएगा, पड़ोसी के घर में कुछ बना है तो वो हमारे घर में आएगा, और पड़ोसी के घर में अगर कुछ बन रहा है तो यहाँ खुशबू आ जाएगी। इस तरह से पहले के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो है व्यक्ति केंद्रकता बढ़ती जा रही है, लोग अपने आप में केंद्रित रह रहे हैं। और ये केवल, अब मैं पड़ोसियों की बात तो ये बहुत दूर की बात कर रही हूँ, अब तो इतनी ज्यादा है कि ये जो व्यक्ति केंद्रकता लिखा हुआ है ना, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। आप एक घर में भी देखेंगे, अगर 5 लोग घर में रहते हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, मम्मी पापा हैं और 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या जितने भी फैमिली मेंबर्स घर में हैं, तो सबसे पहली बात तो सबके पास स्मार्टफोन होगा, अपना पर्सनल लैपटॉप होगा, अपना पर्सनल टैब होगा, टैबलेट होगा, और जितना टाइम उनको मिलेगा, थोड़ा भी टाइम, क्योंकि वैसे तो सब अपने में बिजी रहते हैं, कोई पढ़ने में बिजी है, कोई जॉब में बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी, और थोड़ा भी अगर उनको समय मिलता है तो वो अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। इतने फ्रेंडली वो अपने घर में अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से नहीं होते जितने वो फोन में जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर उस फोन में है। और इससे मतलब एक तरह से व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। अब आदमी अपने आप के बारे में सोच रहा है, यानी कि स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। अब केवल और केवल व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है, यानी कि अब लोगों की जो इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं, कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, आज ये नहीं है तो कल वो हो, कल वो नहीं है तो परसों वो हो, अच्छा ये हो गया अब ये चाहिए, ये हो गया, यानी कि इच्छा जो है वो खत्म नहीं हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और एक इंसान की नहीं, सबके साथ ये हो रहा है कि इच्छाएं खत्म होने के बजाय, कम होने के बजाय, सेटिस्फेक्शन करने के बजाय रोज नई चीज चाहिए और दूसरे से बेहतर चाहिए। तो ये किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़ किस बिंदु पर रुकेगी? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति के प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें स्वस्थ संस्कृति चाहिए, हमें स्वस्थ संस्कृति का प्रभाव चाहिए, तो हमें अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, और खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। खिड़की दरवाजे तो खुले रखें, यानी कि बाहर की बातें भी सुने, लोगों को देखें भी, लोगों को परखें भी, लोगों को समझें भी, लेकिन अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यानी कि आप आसमान में उड़ो लेकिन धरती का साथ मत छोड़ो, आसमान में उड़ो लेकिन धरती का साथ मत छोड़ो। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। जो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, ये हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है, और यह एक बड़ा खतरा है और ये बड़ी चुनौती है भविष्य के लिए।
तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपने देखा हमारा पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यानी कि आपने देखा एक एक पंक्ति को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ पर जानने को मिली हैं, समझने को मिली हैं। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आप सभी ने घर पर रिवाइज भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आज फिर से जाकर चैप्टर को रिवाइज करें। और अब आते हैं पाठ के अभ्यास के प्रश्नों पर। तो अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए, ये एक निबंध के तौर पर लिखा गया है और बिल्कुल इसी तरह का निबंध आपको भी लिखने के लिए आ सकता है। और अगर इस तरह का नहीं भी आता है, अगर संस्कृति से जुड़ा हुआ भी कोई निबंध आता है कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति का बदलता रूप, या कोई भी निबंध आपका आता है, तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अच्छी बातें आप इस चैप्टर से समझकर, सीखकर उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो दिए गए हैं, जिस हिसाब से मैं आपसे कह रही हूँ कि चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न भी हमारे उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम इसके लिए अलग से अपने इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यानी कि पूरा जो यहाँ पर इसका एक प्रश्न उत्तर जो हमने यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हम करेंगे। तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा कॉपी पेन पेंसिल लेकर। तो इन प्रश्नों को हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज आप घर पर अपने इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा हमारा जो ये चैप्टर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, कंप्लीट हो चुका है। और आपने यहाँ पर देखा कि गांधी जी ने किस तरह से इस संस्कृति को हमारे आने वाले भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा बताया है। क्योंकि अभी तक आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा, बहुत सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस की। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमने अपने समाज से जुड़ी हुई, अपने परिवार से जुड़ी हुई बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो आप काफी हद तक चैप्टर को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल वो सारी बातें बता रहा है जो आज के समाज में हो रहा है, जो आज के घरों में हो रहा है, आजकल परिवारों में हो रहा है, जो आजकल आप लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इस पाठ को एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें। अगर पाठ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एक बार इस पाठ के सार को, यानी कि इस पाठ के सारांश को रिवाइज करेंगे, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।